अपने टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान की मृदा। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? अच्छा, मृदा टॉपिक को पढ़ने से पहले देखो अच्छी तरह से पढ़ा हुआ ही है, आज एक अच्छे लेवल से भी और पढ़ लेते हैं मृदा टॉपिक को। देखो मृदा टॉपिक की अगर हम बात करें तो मृदा जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। किस भाषा का शब्द है? और ये बताया जाता है कि लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। सोलम या सेलम, सेलम लिख लो। किस शब्द से बना है? सेलम। और इस सेलम का जो अर्थ होता है वो होता है फर्श। सेलम शब्द का अर्थ क्या होता है? फर्श। मृदा लैटिन भाषा के सेलम शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श। अब दो प्रश्न पढ़ेंगे। मिट्टी का अध्ययन जो किया जाता है, मृदा का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें कहता है? तो तुम बोलो गुरुजी मिट्टी का जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं पेडालॉजी में। किसमें करते हैं? पेडालॉजी के अंदर। पेडोलॉजी के अंदर मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ अगर तुमसे पूछे मृदा दिवस कब मनाते हैं, क्या पूछ ले? मृदा दिवस। और इसके साथ प्रश्न तो ये भी पूछ सकते हैं कि मृदा वर्ष कौन सा है। मृदा जो दिवस बनाया जाता है वो बनाया जाता है 5 दिसंबर को। कब बनाया जाता है? 5 दिसंबर को। और अगर तुमसे पूछे मृदा वर्ष तो यूएनओ ने 2015 को, किसने? यूएनओ ने मृदा वर्ष घोषित कर दिया। तो यूएनओ ने मृदा वर्ष जो घोषित किया वो कब किया? 2015 के अंदर। तो समझ में आई मृदा के बारे में बातें। मिट्टी यानी मृदा, मृदा किस भाषा का शब्द है? लैटिन। लैटिन भाषा के सेलम से बना हुआ है और सेलम का अर्थ क्या होता है? फर्श। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। मिट्टी दिवस कब बनाया जाता है? 5 दिसंबर। और वर्ष 2015 को यूएनओ ने मृदा वर्ष घोषित किया हुआ है। समझ में आई बात? राजस्थान के अंदर आईसीएआर के अनुसार, गुरुजी आईसीएआर का मतलब क्या होता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अगर तुमसे पूछे आईसीएआर का जो मुख्यालय वो कहां पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वो है दिल्ली। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय। इसके अनुसार राजस्थान में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की। किसके अनुसार? आईसीएआर के अनुसार। अब वो देखनी ये है कि 8 प्रकार की मिट्टी पाई कहाँ और कौन सी 8 प्रकार की मिट्टी। तो सुनना ध्यान से, ये बात समझ में आ गई ना तुम्हें? तो बताओ मेरे को। लैटिन भाषा का शब्द है, किससे बना हुआ है? सेलम से। अध्ययन किसमें किया जाता है? मिट्टी का, पेडालॉजी। दिवस बोलो, वर्ष बोलो। आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ है? इसने मिट्टी के प्रकार कितने बताए? बोलो। मृदा किस भाषा का शब्द है? लैटिन। किस भाषा सबसे बड़ा है? सेलम। सेलम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का अध्ययन किसमें करते हैं? मिट्टी दिवस, मिट्टी वर्ष। आईसीएआर ने मुख्यालय दिल्ली और राजस्थान में या सभी प्रकार की मिट्टी को कितने प्रकार का बताया? 8। ये बात तो गुरुजी समझ में आ गई। तो भाई अब देखो 8 प्रकार मिट्टी के। जैसे ये राजस्थान अपना है, ये रहा। राजस्थान हो गया। राजस्थान में मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखो सारी जगह भी पाई जाती है मिट्टी। तो एक तो ये बेल्ट अलग कर दो, यानी ये क्षेत्र। एक तुम कर दो ये क्षेत्र अलग है, ये वाला। और एक तुम्हारे हाथ में ये क्षेत्र दे दिया मैंने अलग करने का। और एक तुम कर दो ये क्षेत्र अलग। इतने बेल्ट के अंदर राजस्थान में मिट्टी पाई जाती है। देखो इस एरिया के अंदर जो मिट्टी मिलेगी उस मिट्टी को बोलेंगे बलुई। रेतीली मिट्टी बोलते हो ना तुम जिसे, तो मिट्टी का नाम क्या हो गया? बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी राजस्थान के कौन से भाग में मिलती है? पश्चिमी भाग में। अर्ध शुष्क वाला जो ये एरिया है, यहाँ पर जो मिट्टी मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? भूरी। कौन सी मिट्टी मिलेगी? भूरी।
तो मिट्टी समझ में आ गई। नंबर 1 बलुई, थोड़ा सा ये अर्ध सूखा भाग है तो यहाँ भूरी मिट्टी मिल जाएगी। यहाँ पर अरावली है, अरावली में पर्वतीय मिट्टी मिलेगी। पर्वत वाली मिट्टी कौन सी होती है? लाल, भूरी, कंकरेली मिट्टी। कौन सी मिट्टी मिलेगी? लाल, भूरी, कंकरेली। इसके नीचे जाएंगे, ये जो पूर्वी मैदान नदियों से मिलकर बना है और नदियां पानी लेके आती हैं। पानी वाली जो मिट्टी होती है वो दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी, और दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी है भाई? तो ये वाला भाग जलोढ़ हो गया। कैसे? कोटा, कोटा में याद रखो काली मिट्टी। कोटा में कौन सी मिट्टी होगी? 1 2 3 4 5 तो गुरुजी करवा दी, तो 5 लिखा पहला देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर 1 बोलो, बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी। 2 बोलो, भूरी रेतीली मृदा। 3 नंबर बोलो, पर्वतीय कह सकता हूं क्या? या तुम पर्वतीय मिट्टी कह दो, या वो वहां लिखा हुआ इसके ब्रैकेट में वो लिख लेना, लाल भूरी मिट्टी, यानी कंकरेली भी लिख लेना, ठीक है। 4 नंबर पे मिट्टी हो गई, बोलो कौन सी? जलोढ़। और 5 नंबर पे जो मिट्टी हो जाएगी उसका नाम क्या है? काली। कौन सी मिट्टी है? पहले मैं देख लेता हूं ये सही बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। ठीक है, अब देखो, अगर तुमसे पूछे कि काली मिट्टी जो है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? आड़ोती एरिया में। जलोढ़ मिट्टी पूर्वी मैदान में। अरावली में कौन सी? भूरी, कंकरेली, लाल। गगर के मैदान में भूरी मिट्टी, और जैसलमेर में बलुई। ये तो बता दोगे ना। अब रह गई 3 और मिट्टियाँ, वो कौन कौन सी है? तो देखो, एक मिट्टी पाई जाती है इस एरिया में, ये वाला। ये जो एरिया है यहां पर जो मिट्टी मिलेगी वो मिलेगी लवणीय। कौन सी मिट्टी? और इसी के पास जो मिट्टी मिलती है उसी का नाम है सारीय। लवणीय और सारीय मिट्टी का मतलब ये जिले कौन से है गुरुजी? बाड़मेर। बाड़मेर का आसपास का एरिया, यहां पर मिट्टी कैसे मिलेगी? लवणीय और सारीय। अच्छा, इधर एक जिला है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर में जो मिट्टी मिलती है इसी को कहते हैं कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूछ लेते हैं, वो कौन से जिले में है? धौलपुर में, याद रखना। कैसे? कोटा, कैसे? काली। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? कोटा। कोटा के आसपास वाले जिले हो गए, ठीक है। लवणीय मिट्टी और सारी समझ में आ गई। 6 नंबर मिट्टी कौन सी होगी? लवणीय व सारी। अब देखो, अब एक जो क्षेत्र है वो मिट्टी यहां मिलेगी देखने को। गुरुजी ये कौन सा जिला? ये है उदयपुर। कौन सा? उदयपुर के अंदर जो मिट्टी मिलेगी मेरे भाई, उस मिट्टी का नाम होगा लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? और ये जो दक्षिण का भाग है, इधर लाल आई, उधर काली है, तो बीच की मिट्टी को क्या बोलेंगे? काली व लाल, या लाल व काली। ये 2 जिलों में मिलती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यानी दक्षिणी जिले में मिलने वाली मिट्टी का नाम क्या है? काली और लाल मिट्टी। समझ में आ गई बात? तो 7वीं मिट्टी होगी लाल, और 8वीं मिट्टी होगी लाल व काली। लाल मिट्टी सर्वाधिक कहाँ मिलती है? उदयपुर में। और काली और लाल मिट्टी डूंगरपुर और। समझ में आया क्या मामला? तो 8 प्रकार की मिट्टी को हमने समझ के छोड़ दिया। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो राजस्थान में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसी क्षेत्र में पाई जाती है। अब अपने इसके बाद जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेनेट का सिद्धांत। बेनेट ने मिट्टी के 11 प्रकार बताए थे। टोटल कितने प्रकार बताए थे? 11। और उस 11 से मैं ये बताया था कि राजस्थान में जो मिट्टी पाई जाती है वो 5 प्रकार की पाई जाती है। कितनी पढ़े? ठीक है। अगर तुम्हें मैंने भेजा हुआ ये निकाल सकते हो, देख लो। ये जितना करवाया ना, ये व्हाट्सएप पे भेजा हुआ तुम्हें। लवणीय में सारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है?
बाड़मेर, और काली कोटा, लाल उदयपुर, लाल और काली डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्लियर। इसके बाद देखो एक व्यक्ति जिसका नाम था बेनेट। क्या नाम था? बेनेट। कहाँ का था? अमेरिका का था। इसने मिट्टी के 11 प्रकार बताए। कितने बताए? 11। ये कहता कि मिट्टी 11 प्रकार की होती है, लेकिन इसने ये बात भी बोली कि राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टी है। राजस्थान की जो मिट्टी है उसके प्रकार कितने बताए? 5। देखो भाई, 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले तुम्हें याद रखना है एरिडी सोल। कौन सा सोल? सोल किसे बोलते हैं? कंबलिया ने कौन बोला उड़ गए चलो? हाँ, तो सोल इंग्लिश में बोलते हैं मिट्टी को। हाँ, एरिडी सोल हो गया। उसके बाद याद रखो अल्फी सोल। कौन सा सोल? सोल के 5 प्रकार आते हैं। तुम कौन से वाला पहनते हो या ओढ़ते हो? कश्मीरी सोल, पश्मीना। वो तो कोई आता ही नहीं है। देखो पढ़ाता हूँ। एरिडी सोल, अल्फी सोल, एंटी सोल। कौन सा सोल? एंटी सोल भी आता है, इंसेप्टी सोल भी आता है, इंसेप्टी सोल भी आता है। ये याद नहीं होता, देखो याद कैसे करना है। और एक आता है वर्टी सोल। कौन सा सोल? लो भाई, सोल दिला के ले आते हैं आज तुम्हें इसके अंदर बोर्ड में। एरिड का मतलब होता है मरुस्थल। एरिड का मतलब क्या होता है? तो मरुस्थलीय जो मिट्टी होती है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये बात बेनेट ने बोली, क्योंकि अंग्रेज था बेनेट, तो अंग्रेज में इसने कह दिया कि भाई राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें से एक मिट्टी कौन सी है? एरिडी सोल। एरिडी सोल मतलब, अच्छा मरुस्थल का मतलब जैसलमेर नहीं है यहाँ, तो गुरजी क्या है? तो मैं यहाँ स्पेशल जिले लिख दे रहा हूँ इसके। चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, ये जिले हो गए। क्लियर? तो ये मरुस्थलीय जिले हैं। तो गुरुजी फिर बताओ जैसलमेर में कौन सी पाई जाएगी? जीवन आगे बहुत है। अल्फी, कुल्फी। कुल्फी अच्छी लगती थी ना? लगती थी? मतलब अब तो नहीं खा सकते तुम? लाके दो गुरुजी, ला देंगे हैं। कुल्फी अच्छी लगती है, तो अच्छी मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला इसने? अल्फी सोल। कुल्फी अच्छी लगती है, जलोढ़ मिट्टी भी अच्छी लगती है क्योंकि कृषि अच्छी होती है। एंटी, अंटी किन बोले? चिंटी को। आंट बोलते थे ना? नहीं बोलते थे? तो अंटी से आंट याद रखना। आंट। चिंटी कौन से रंग की होती है? पीली और भूरी। पीली होती है थोड़ी थोड़ी, पीली और भूरी मिट्टी को क्या कहते हैं? अच्छा, ये मिट्टी पाई जाती है कहां पर? पश्चिमी, जिसमें तुम्हारा आ जाएगा जैसलमेर। अगर मैं तुमसे पूछूं मूंगफली एक फसल है, खाई हुई है क्या मूंगफली कभी? मैं तो ऐसे ही सोच रहा था कि कभी किसी ने नहीं खाई, मैंने नहीं खाई है। मूंगफली के लिए कौन सी मिट्टी? बुरी भी आएगा ऑप्शन में, लेकिन तुम्हें तो पता है कि चिंटी कौन से रंग की होती है? तो एंटी सोल पीली और बुरी पश्चिमी राजस्थान में। मूंगफली राजस्थान में सर्वाधिक बीकानेर के अंदर होती है, लूणकरणसर के अंदर। और लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है, कहते हैं ना। और भारत में सर्वाधिक मूंगफली होती है गुजरात में, राजकोट स्थान पे। एरिड सोल मरुस्थल मिट्टी, कुल्फी, अल्फी, जलोढ़, एंटी पीली, एंटी मतलब चिंटी पीली और भूरे रंग की होती है। अब दो रहेगी, इंसेप्टी और वर्टी। देखो वर्टी काली, गुरुजी ये क्या है? देखो काली, वर्टी, टी के भी लग रही है, काली के भी लग रही है, तो काली मिट्टी वर्टी सोल। वर्टी सोल को क्या बोला इसने? ये तो काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? एक रहेगी आदर मिट्टी। गुरुजी आदर मिट्टी कौन सी होती है? ये नहीं समझे आज तक। शुष्क, अर्ध शुष्क और अर्ध शुष्क
वह अर्धशुष्क व आर्द्र के मध्य का जो मिट्टी का भाग होता है उसे बोलते हैं इंसेप्टी सोल, यानी आर्द्र मिट्टी। अर्धशुष्क और आर्द्र के बीच वाला जो एरिया होगा ना, उस मिट्टी के मिश्रण को बोलेंगे क्या? इंसेप्टी सोल। क्लियर हुआ? क्या हुआ? ये वाली इसको ऐसे फिक्स कह नहीं सकते भूरी लाल होगी, लेकिन इसमें बेनेट ने आर्द्र मिट्टी लिख के स्पष्ट किया है। उसके बाद ये कौन सा हो गया? वर्टिसोल। और वर्टिसोल किस मिट्टी को कहते हैं? काली। कैसे काली? कैसे कोटा सर्वाधिक कहाँ मिलती है? कोटा। कैसे काली? कैसे काली पोट्री? काली पोट्री का मतलब क्या होता है? ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री भी कहाँ की फेमस है? कैसे काली? कैसे कपास? काली मिट्टी पे सर्वाधिक जो फसल बोई जाती है उसका नाम क्या है? बोलो, समझ में आई? फसल पूछे तो कैसे काली, काली मिट्टी पे फसल कपास। कैसे काली पोट्री कहाँ की फेमस है? और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? क्लियर? वैसे कपास का उत्पादन मानगढ़ गंगानगर में ज़्यादा होता है, ठीक है। उत्पादन का मामला अलग होता है, मिट्टी के ऊपर कहाँ उगाई जाती है वो बात अलग होती है। बोलो, समझ में आया? 500 एक बार और बता रहा हूँ। एरिड मतलब होता है मरुस्थलीय, यानी मरुस्थलीय मिट्टी। अल्फिकुल फिजलोड, अच्छी मिट्टी दुनिया की लिखाया था ना, उपजाऊ मिट्टी थी। एंटी, पीली और भूरी एंटी होती है। इंसेप्टी में आर्द्र मिट्टी, बस ये याद कर लो, आर्द्र मिट्टी, आर्द्र मिट्टी, आर्द्र मिट्टी, आर्द्र मिट्टी। बोलो, समझ में आ गया क्या तुम्हारे? चलो 3 बता दो मेरे को। बताओ, पीली और भूरी मिट्टी कौन सी है? सारे बोलो, पूरी और बिरी। और जलोढ़ मिट्टी? अल्फिसोल। मरुस्थलीय मिट्टी? आर्द्र मिट्टी इंसेप्टी सोल। देखो अलग सा नाम है, इंसेप्टी, ये आर्द्र मिट्टी। और वर्टी काली। काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ होती है? ब्लैक पोट्री कहाँ की है? कपास का उत्पादन किस मिट्टी में होता है? कोटा मत बोल देना। क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। अब पढ़ेंगे इसके बाद अपर्दन। क्या पढ़ेंगे भाई? अपर्दन। अपर्दन भी किसका पढ़ेंगे? मिट्टी का। मृदा का जो अपर्दन होता है वो 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? पहले तो तुम ये समझो कि अपर्दन क्या होता है। अपर्दन, जैसे कोई यहां पर मिट्टी पड़ी है, ठीक है, वायु अपर्दन बता रहा हूं तुम्हें, और इधर से ऐसे हवा आई, क्या आई? इस मिट्टी को यहां से उड़ा के ले गई और यहां ले गई। ये यहां से लेकर यहां लेके जाएगी ना, इसी भाग को क्या बोलते हैं? अपर्दन। यानी एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जब चली जाती है अवस्था, उसे बोलते हैं अपर्दन। राजस्थान में मृदा का अपर्दन कितने प्रकार से पाया जाता है? 3। नंबर 1 जो अपर्दन है उसे बोलते हैं चादरी अपर्दन। कौन सा अपर्दन? चलो समझो, चादरी अपर्दन क्या होता है? चादरी अपर्दन का मतलब ये जो ज्यादातर देखने को मिलेगा वो पर्वतीय प्रदेश के अंदर मिलेगा। कहां पर मिलेगा? गुरुजी पर्वत कैसे अपर्दन करते हैं? जैसे कोई नदी आई, क्या आई? नदी। कई बार देखा नहीं, नदी बड़े बड़े पत्थर बहा कर ले आती है, तो बताओ यहां से ये पत्थर चलकर आगे आ गया नहीं आ गया? तो अपर्दन हुआ है नहीं हुआ नदियों द्वारा? नदी भी कर सकता है, कोई जल भी, कोई बाढ़ आ गई, वो बाढ़ पर्वत यहाँ से उतार कर यहाँ ले आएगी। ये बड़े बड़े पहाड़ नहीं आ जाते, तो बताओ पर्वत अपर्दन करते हैं या नहीं करते? उस अपर्दन को क्या बोलते हैं? चादरी अपर्दन। चादरी अपर्दन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है? पर्वत राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ है? सिरोही। एक तो ये जिला, दूसरा राजसमंद, यहां पर होता है क्या भाई? चादरी अपर्दन। क्लियर? ठीक है। अब बात करेंगे अपने नंबर पॉइंट 2 की। पॉइंट नंबर 2 में आएगा वायु अपर्दन। कौन सा अपर्दन? इसे ही कहते हैं क्षैतिज अपर्दन। वायु क्षैतिज, या इसे ही कहते हैं परत अपर्दन। कौन सा अपर्दन? गुरुजी ये कैसे होता है? ये वायु नाम आ गया ना, हवा द्वारा होता है, ये वायु द्वारा होता है। ये कैसे गुरुजी बताओ? जैसे ये रेत के कण पड़े हैं छोटे छोटे, जैसलमेर की बात है, तो अब ये मिट्टी जब मिट्टी से उड़ के यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, तो ये अपर्दन हो गया या नहीं हो गया? यहाँ बिल्कुल हो गया। अगर तुमसे पूछेंगे कि वायु अपर्दन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है,
तो सर्वाधिक 2 प्रश्न बनेंगे। एक तो पूछ लेगा वायु अपर्दन सर्वाधिक किस महीने में होता है, और एक आपसे पूछ लेंगे वायु अपर्दन वाला जिला। वायु अपर्दन सर्वाधिक अंधेड़ कहाँ चलते हैं? जून में। अंधेड़ बोलते हैं ना, आंधिया कब चलते हैं? जून में। और सर्वाधिक वायु अपर्दन वाला जिला पूछे तो जैसलमेर। अगर तुमसे पूछे राजस्थान में न्यूनतम वायु अपर्दन कहाँ होता है, न्यूनतम, तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा? छोटा बोलो। तो न्यूनतम जो अपर्दन होता है वो कहाँ पर होता है? धौलपुर में होता है। बताओ 3 में से 2 प्रकार समझ में आ गए। नंबर 1 चादरी और नंबर 2 वायु। चादरी पर्वतों द्वारा, वायु हवा द्वारा। सारों पर्वत सिरोही में, तो सिरोही के अंदर ज़्यादा हुआ है, और ये सारों ज़्यादा जून महीना में। जून में गर्मी, और गर्मी कहाँ होती है? जैसलमेर में। जैसलमेर में न्यूनतम धौलपुर में। बोलो समझ में आ गया? बताओ फिर मेरे को। अपर्दन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला अपर्दन बोलो, दूसरा बोलो वायु। कौन सा अपर्दन? वायु। चादरी अपर्दन किन के द्वारा होता है? नदियां, पहाड़ या पर्वत? मैं पूछ रहा हूं, नदियां, पहाड़ या पर्वत? पर्वत या पहाड़, कुछ भी हो सकते हैं। सर्वाधिक कहाँ होता है? और वायु अपर्दन राजस्थान में सर्वाधिक किस माह में? न्यूनतम, सर्वाधिक किस जिले में होता है? न्यूनतम। अब आ जाओ आगे, लास्ट बात क्या? तीसरा पॉइंट। अपर्दन 3 प्रकार का बताया था, तीसरा है अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन को एक नाम से और जानते हैं, लंबत। एक तो प्रश्न ये है अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? तो नदी तो याद रखना भाई, चंबल। चंबल के अलावा भी और है क्या? एक घग्गर है। घग्गर के अलावा भी गुरुजी और है क्या? एक गंभीर नदी है। गंभीर वही नदी है करौली के अंदर जिसपे पांचना बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? पांचना बांध कहाँ है? अगर पूछे तुमसे राजस्थान में मिट्टी का सबसे बड़ा बांध, मिट्टी का बना बड़ा बांध कौन सा है? पांचना। राजस्थान में सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है पांचना, वो गंभीर नदी के ऊपर बना हुआ है। अब नालिका अपर्दन ये जल या नदियों द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? गुरु जी ये बताओ कि जल या नदियां कैसे अपर्दन करती है? तो देखो, तुमने गांव में ऐसे देखा होगा, गांव में खासकर ज़्यादा मिलता है ये कच्ची सड़कों पे, कि बारिश होगी या कोई यहाँ बारिश आ गई, उसके बाद वो नाली से आती है ना, उसके बाद क्या है, वो कच्ची सड़क होती है ना, कच्ची सड़क को बीच में से ऐसे चीर के चली जाती है, बीच में से यहाँ लकड़ी पाड़ा नहीं है, यहाँ चीर के चल जानी, तो उसे बोलते हैं अपर्दन। या ये ना याद होते हैं करो कि सड़क का भाग एक साइड टूट कर अलग हो जाता है ना, या त्रेड से यहाँ कोई त्रास दी हुई है यहाँ तकड़ी, तो वो भाग टूटा हुआ जो बीच की त्रेड होती है ना, तो वो भाग अलग हो गया नहीं हो गया, एक उसे बोलते हैं। तो वो किसके द्वारा होता है? वो पानी के द्वारा होता है, उसे कोई भाग नहीं कर सकता। लेकिन सर्वाधिक अपनाली का अपर्दन करने वाली नदी दूसरी, तीसरी गंभीर। अच्छा, अपनाली का अपर्दन जब ये गहरी मात्रा में हो जाता है ना, अपर्दन जब अधिक हो जाता है तो वो बाद में रूप ले लेता है बीहड़ भूमि का। किसका रूप ले लेता है? बीहड़ भूमि, उत्खात भूमि भी कहते हैं इसे ना। बीहड़ भूमि राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर है? धौलपुर में। और इसी धौलपुर को कहते हैं डांग का राजा। क्या कहते हैं? डांग का राजा। तो फिर गुरुजी डांग की रानी किसे कहते हैं? वेरी गुड, डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को। गुरुजी डांग नृत्य कहां पर फेमस है? डांग नृत्य ये है नाथ द्वारा का, और नाथ द्वारा कहां पड़ता है? राजसमंद में। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम बता सकते हो कोई? नाथ द्वारा का प्राचीन नाम था सिहाड़। क्या नाम था? नाथ जी की मूर्ति पे लगाने के कारण नाथ द्वारा हो गया। डांग मारोली, लठ मारोली है महावीर जी के मंदिर करौली की। कहाँ की फेमस है? अगर तुमसे पूछो डांग विकास कार्यक्रम, डांग वाली बातें पढ़ लेते हैं, कितने जिलों में चलाया गया ये बताओ पर्सन। डांग विकास कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया गया है? 8 जिलों में। कब चलाया गया? 1995-96 में।
ठीक है। अब देखो, अवनाली का अपर्दन नदियों द्वारा होता है। सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? चंबल। घग्गर नदी, गंभीर नदी भी करती है। पांचवा बांध किस नदी पे बना हुआ है? गंभीर पे, जो मिट्टी का राजस्थान में सबसे बड़ा बांध है। अपर्दन अधिक हो जाता तो वो बीड़ भूमि का रूप ले लेता है, और बीड़ भूमि डाकुओं की भूमि कहते हैं ना, जिसे डाकू जिला कौन सा है? डाकू जिला, क्योंकि सर्वाधिक यहीं पर है तो डाकू जिला इसे बोलेंगे। इसे डाकुओं की भूमि बोलते हैं, डाकुओं की स्वर्ण स्थली बोलते हैं। धौलपुर को कहते हैं डांग का राजा। डांग का राजा गुरुजी धौलपुर है, तो डांग की रानी कौन है? रानी करौली, रानी जैसा नाम है। डांग नृत्य कहाँ होता है? नाथ द्वारा रास में। डांग मारौली करौली की। और डांग विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1995-96। कितने जिलों के अंदर है? बोलो साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः। याद हो गया? सिंपल सा था ना। ये अपर्दन हो गया। अब पढ़ लेते हैं अपर्दन के क्या क्या, मतलब अपर्दन होने के क्या क्या कारण है, इसके लाभ क्या क्या है, इसके उपाय क्या क्या है। ठीक है। तो देखो, अब अपनों ने पढ़े मृदा अपर्दन कितने प्रकार से होती है, कितने प्रकार से होती है वो समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं कि मिट्टी के अपर्दन होने के कारण क्या क्या है, किस किस कारणों से मिट्टी का अपर्दन होता है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में। तो दोनों ही इसके अपर्दन के कारण भी देख लेंगे, फिर मिट्टी के अपर्दन के हानियां भी देख लेंगे, उसके उपाय देख लेंगे क्या है। तो देखो, वनोन्मूलन क्या होता है। देखो, कोई पेड़ पौधा उगाया, उसकी जो जड़ें होती है ना नीचे, बताया जाता है कि वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। नीचे जड़ें होती है ना पौधों की, वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। और जब राजस्थान में वृक्षों की कमी होगी तो बताओ मृदा अपर्दन होगी या नहीं होगी? क्योंकि पेड़ ज़्यादा नहीं होंगे तो वो मिट्टी को कैसे पकड़ेंगे, फिर तो मिट्टी उड़ उड़ के जाएगी इधर उधर। तो पहला कारण कौन सा माना गया है? वनोन्मूलन। वनोन्मूलन मतलब वनों का क्या है यहाँ पर? उन्मूलन, यानी वनों की कमी है यहाँ। वनों की कमी के कारण ही राजस्थान में एक कारण ये माना गया अपर्दन का। ठीक है, समझ में आ गया? पहला कारण पशु चारण करना। अब देखो, पशु क्या खाते हैं? घास फूस खाते हैं, ये खाते हैं। अब देखो, घास भी है ना मिट्टी को उड़ाने से रोकता है, इतना नहीं रोकेगा लेकिन कुछ हद तक रोकेगा। अब ये जो डांगर होते हैं ना, जो चरने आते हैं, ये बहुत गहराई तक खा लेते हैं घासों को। यानी माटी गाल ले मुँह, आज नहीं बकरी का मुँह माटी आता तो माटी गाल ले मुँह में कई बार, तो देखते नहीं है। तो यानी ये घास को गहराई तक खा जाते हैं। तो पशु चारण, क्योंकि राजस्थान में पशुओं की जनसंख्या भेड़ बकरियों की ज़्यादा है ना, तो इसीलिए पशु चारण अधिक होता है, जिसके कारण इस बात को अन्यथा ना लेके जाएं। भेड़ बकरियां मतलब पशुओं के अंदर ही है ना, तो उसमें घास वो गहराई अधिक तक खा लेती है, इसलिए वो अपर्दन का कारण बनता है। दो कारण समझ में आ गई। तीसरा, झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि आदिवासियों में प्रचलित है। किसके अंदर है? इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि। इसका कोई स्थायी कृषि नहीं है। ये लोग 2 या 3 साल के लिए करते हैं, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं आदिवासी लोग। कैसे करते हैं गुरुजी? देखो, जैसे ये कोई पहाड़ हो गया, ये पर्वत हो गया, अब यहाँ पर पेड़ उगे हुए हैं, यहाँ पर घास फूस उगी हुई है अच्छी तरह से। ये अब ये लोग करते हैं, इन पेड़ों को नष्ट कर देते हैं, काट देते हैं यहाँ, और फिर यहाँ पर करते हैं ये इनके ऊपर खेती। और यहाँ पर करेंगे, अब पेड़ तो नष्ट हो गए ना, अब ये 2-3 साल में यहाँ जलाकर इसको कैसे भी पेड़ों को जलाकर कर लेंगे कृषि। फिर 2-3 साल बाद ये छोड़कर यहाँ से स्थानांतरित कृषि है ना, ये छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। अब वो भूमि खाली होगी तो अपर्दन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो एक कारण झूमिंग कृषि का भी माना जाता है अपर्दन में। 3 बातें समझ में आ गई। चौथा, वर्षा से पहले मरुस्थल में क्या चलती हैं? तेज आंधियां। एक ऋतु कराई थी ग्रीष्म, याद हो तो तुम्हें जलवायु में, कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में सिर्फ क्या चलती है? लू। लू मतलब होता है अंधेड़, इधर से कांटा लगा के इधर से जपेड़ा लगा, उसे बोलते हैं अंधेड़। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलती हैं? गंगानगर में। 2 नंबर पे पूछे तो हनुमानगढ़ में। अगर तुमसे पूछे न्यूनतम आंधियों वाला जिला, झालावाड़ व कोटा। ठीक है, याद हो जाएगी। सालों ज्यादा आंधियां गंगानगर में चले, न्यूनतम झालावाड़ में। क्लियर? अब देखो, ये भी समझ में आ गया। वर्षा से पहले मरुस्थल में अंधेड़ चलते हैं। अब अंधेड़ चलेंगे तो क्या होगा? तो मिट्टी को लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा उड़ा के एक स्थान दूसरे, तो अपर्दन का ये भी कारण है। अवैज्ञानिक ढंग से कृषि। अब कृषि के लिए वैज्ञानिक तकनीकें अपनानी होती है। अपना तो जी हाँ मन में ही कर लिया कृषि, तो उसलिए वो कृषि सही ढंग से नहीं होती। कई बार ऐसा होता है अत्यधिक सिंचाई हो जाती है ना, जिससे भूमि खराब भी हो जाती है।
तो वो मामला भी एक अपर्दन का कारण माना जाता है। और सबसे बड़ा कारण है फसल, बड़ा तो नहीं कह सकते, मतलब ठीक है, फसल चक्कर भी है। फसल चक्कर कैसे, क्योंकि सबसे बड़ा तो ये माना जाएगा, अंधेर चलते हैं यहाँ पर ज़्यादा फसल, और ये भी माना जा सकता है फसल चक्कर ने अपनाना। फसल चक्र 3 है, फसलों को चक्कर के आधार पे 3 भागों में, बोलो कौन कौन सी, खरीफ, रबी और जायद, ऐसे बोलो, पहले बोलो खरीफ, रबी और जायद। ये फसल चक्कर कई बार देखो नहीं अपनाते कई किसान, कई लोग नहीं अपनाते, तो इसलिए कारण ये भी मानता है। तो अपर्दन के कारण समझ में आए, वनोन्मूलन, पशुचारण करना, जमीन कृषि करना, वर्षा से पहले अंधेर चलना, अवैज्ञानिक ढंग से कृषि करना, फसल चक्र में अपनाना। अब गुरुजी इसकी हानियां क्या क्या हो सकती हैं? हानियां क्या होगी? मरुस्थल का प्रसार होगा। मरुस्थल का क्या होगा? प्रसार। देखो वन नहीं होंगे राजस्थान में, वन नहीं होंगे और ये घास बिल्कुल उड़ी होगी, तो बताओ अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी एक स्थान से लेकर दूसरे जगह। तो मरुस्थल में मिट्टी जो फैली है वो जाएगी या नहीं जाएगी? आगे जाएगी या नहीं जाएगी? तो मरुस्थल का प्रसार होगा या नहीं होगा? तो सबसे बड़ा तो कारण यही है कि मरुस्थल का क्या होगा, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? मरुस्थल। और अगर पूछे राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो राजस्थान में मृदा का पूछे सर्वाधिक, तो वो भी कौन सी है? मरुस्थलीय मिट्टी। राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है? मरुस्थल। कृषि की कमी, इसके आने से अब देखो रेत ज़्यादा हो जाएगी दोहरे वाली, तो कृषि तो वैसे ही कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान में जैसलमेर में कृषि कम की जाती है, क्योंकि वहाँ रेत ही ऐसी है। मरुस्थल बढ़ के अधिक हो जाएगा तो कृषि क्या हो जाएगी? कमी। बाढ़ आने की संभावना क्या हो जाएगी? अधिक। देखो बाढ़ आने की संभावना, ये दोनों बात एक ही मान लो, नदियों मार्ग परिवर्तन हो जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी। जैसे यहाँ कोई नदी बहती थी, अब मान लो ये नदी बंद होगी, ठीक है, बंद होगी तो वो मिट्टी उड़ उड़ के आएगी, तो उसका जमाव हो जाएगा ना मिट्टी का। यहाँ नदी मान लो बंद होगी, वर्षा वाली नदी थी, वर्षा पे आधारित, तो मिट्टी का क्या होगा यहाँ पर? जमाव। अब मान लो वो वापस वर्षा हुई और वो नदी आई, तो उसे रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो सूखी मिट्टी का क्या हो गया? जमाव। वो रास्ता ऐसे चेंज कर लेगी, और जैसे ही रास्ता चेंज किया तो क्या आ जाएगी? समझ में आ रही है क्या बात? ये बात तो गुरुजी समझ में आ गई। आ जाओ तो अपर्दन के उपाय क्या है? पशुचारण को ऐसे नहीं कह रहा कि डांगरा को मार दो, इन पे कंट्रोल करो, नियंत्रण करो पशुचारण पे। कटाई पर रोक लगाओ, ये वन वगैरह काट रहे हैं लोग, इनको क्या करो? रोको। वन कटाई पर क्या लगाओ? रोक। फसल चक्र को अपनाओ, फसल चक्र जो है ना खरीफ, उसके हिसाब से फसलों को बोओ। वैज्ञानिक ढंग से कृषि करो, फिर तो है इसके उपाय, वरना कोई काम की नहीं है तुम्हारी ये कृषि, ये अपर्दन, ये राजस्थान की भूमि, क्योंकि खराब हो जाएगी ना फिर तो। अच्छा एक बात और बताता हूं, तुमने एक पॉइंट और पढ़ा होगा, राजस्थान में मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ती है? बढ़ती है, ये दिशा पूछ लेंगे भाई, तो देखो ध्यान से सुनो, इसको समझो। यहां पर मिट्टी मरुस्थलीय थी, वर्षा कम हो रही थी ना, यहाँ इधर भी मिट्टी ऐसे कृषि अच्छी नहीं होती इधर इस वाले एरिया में, लेकिन जैसे आगे जाएंगे यहाँ कृषि अच्छी होती है थोड़ी, इससे और आगे जाएंगे तो और अच्छी होती है, इससे और आगे जाएंगे तो और अच्छी होती है कृषि। तो ये दिशा बताओ कौन सी है? उत्तर, ये दक्षिण, ये। तो राजस्थान में कृषि की जो उर्वरता है वो किस दिशा में बढ़ती है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। और वर्षा का भी ऐसे बढ़ती है, जल यहाँ थोड़ा कम होता है वर्षा, फिर इधर थोड़ी ज़्यादा, फिर ज़्यादा, तो कृषि भी एक जल के हिसाब से होती है, जहाँ जल अधिक होगा वहाँ कृषि अच्छी होगी। तो समझ में आ गया राजस्थान में उर्वरता कैसे बढ़ती है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किस फसल का प्रयोग किया जाता है? उड़द व दालें उगाई जाती हैं। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, ये लिख लेना, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द व दालों का प्रयोग, यानी दालें उगाई जाती है, जिससे मिट्टी क्या हो जाती है? उर्वरता बढ़ जाती है। इसी मिट्टी को अपर्दन को कहते हैं कृषि का क्षय रोग, या मिट्टी की रेंगती हुई मौत हो जाना। देखो रेंग रही है ना, तो मिट्टी नष्ट हो जाएगी। तो इसकी 2 बातें और लिखना, फिर कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। इस मृदा अपर्दन को क्या कहते हैं? अपर्दन को ये कहते हैं कृषि का क्षय रोग, कृषि का क्षय रोग। और मृदा की रेंगती हुई, मिट्टी की रेंगती हुई मौत होना,
क्या गुरु जी मिट्टी की भी मौत होती है क्या? तो ये तो इसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अपर्धन कृषि का क्षय रोग और मृदा की रेंगती हुई मौत है। और ना समझ में आ गई बात? आज के लिए बहुत है इतना, बाकी करेंगे।